डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अब अचानक से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर की याद क्यों आ रही है? भारत ने सैन्य लेवल के ऊपर ऐसा कौन सा स्टेप उठाया है जो आज से पहले कभी नहीं उठाया था? और T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या नई अपडेट आ रही है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इनविटेशन के ऊपर यूएस विजिट के ऊपर निकल गए हैं। जयशंकर सर की विजिट आज 2 फरवरी को स्टार्ट हो रही है और 4 फरवरी तक जयशंकर सर यूएस में वहां पर कई सारी मीटिंग्स करने वाले हैं। टोटल 3 दिन की ये विजिट होने वाली है। वैसे तो अमेरिका ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर सर को क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है, जिसमें भारत समेत टोटल 20 देश शामिल हो रहे हैं और क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने से कैसे रोका जाए उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जयशंकर सर ये क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग को अटेंड करने के बाद वहां पर और भी कई सारी मीटिंग्स और इम्पोर्टेंट गैदरिंग्स को संबोधित करने वाले हैं और हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच कोई गुड न्यूज भी निकल कर आ सकती है। एक और बात ये भी नोट करने वाली है कि अमेरिका को भारत की ताकत का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की जो लास्ट वाली मीटिंग हुई थी जिसमें पैक सिलिका इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था, उस समय अमेरिका ने भारत को इन्वाइट नहीं किया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस थिंक टैंक्स और स्टेक होल्डर से काफी बैकलैश मिला था, जिसके चलते आज अमेरिका ने भारत को इस क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अर्मेनिया को लेकर। रेफरेंस क्लब के स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाते हुए अर्मेनिया के साथ मिलिट्री टाइज को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले लिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान सर 4 दिन की अर्मेनिया विजिट के ऊपर गए हैं एंड अपने साथ एक हाई लेवल का मिलिट्री डेलीगेशन को भी इन्होंने लिया है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो इंडियन आर्मी ने जारी की हैं और अगले 2-3 दिन में पता चलेगा कि भारत अर्मेनिया के साथ कौन कौन से डिफेंस पैक्ट साइन करने वाला है। अर्मेनिया के बारे में तो आपको पता ही है कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। भारत इस मसले में अर्मेनिया को सपोर्ट करता है। अर्मेनिया को हम डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी तक अर्मेनिया के साथ इतने हाई लेवल के ऊपर मिलिट्री एंगेजमेंट्स भारत ने स्टार्ट नहीं की थी। अब अगर ये शुरुआत भारत ने कर दी है तो इसका मतलब है कि आगे भी हम अर्मेनिया और भारत के बीच हाई लेवल मिलिट्री एंगेजमेंट्स रेगुलरली देखने को मिल सकती हैं। अब ये अजरबैजान के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अगर भारत और अर्मेनिया के बीच इतने हाई लेवल के ऊपर मिलिट्री एंगेजमेंट स्टार्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि भारत अर्मेनिया को अजरबैजान के साथ युद्ध के लिए इनपुट्स भी जरूर देगा। हो सकता है कि भारत अपना बैटलफील्ड एक्सपीरियंस भी अर्मेनिया के साथ शेयर करे या फिर अर्मेनिया की सेना को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर ले। इस विजिट से अजरबैजान और टर्की को एक स्पेशल मैसेज जाने वाला है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये सिर्फ अर्मेनिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का मामला नहीं है, बल्कि भारत यहाँ पर अपने ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट को बढ़ाने का सिग्नल दे रहा है। भारत अर्मेनिया के लिए केवल एक वेपन सप्लायर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर के रूप में भी सामने आ रहा है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि भारत अर्मेनिया को डॉक्ट्रिन शेयरिंग, बैटलफील्ड एक्सपीरियंस और मॉडर्न वॉरफेयर के इनपुट्स भी शेयर करे। ओवरऑल CDS जनरल अनिल चौहान का अर्मेनिया विजिट एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल मूव है, जिससे अर्मेनिया को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, जबकि अजरबैजान और टर्की के लिए ये क्लियर वार्निंग सिग्नल है कि कल को अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत अर्मेनिया का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है DRDO को लेकर। पिछले कल हमने बजट के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें DRDO के एलोकेशन वाला पार्ट स्किप हो गया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने साल 2026-27 के लिए DRDO के बजट में 8.5% की बढ़ोतरी की है। पिछले साल DRDO का बजट था 26,816 करोड़ रुपीस एंड इस साल इसको बढ़ाकर 29,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि 8.5% का इंक्रीज काफी अच्छा इंक्रीज है, लेकिन डिफेंस बजट के कंपैरिजन में DRDO का बजट कम हुआ है। पिछले साल जो भारत का डिफेंस बजट था उसमें DRDO के लिए 5.75% की अलॉटमेंट थी। सबको लग रहा था कि इस साल बढ़कर 8 या फिर 10% हो सकता है, लेकिन इस साल ये 5.75% से नीचे गिरकर 3.7% ऑफ डिफेंस बजट के ऊपर आ गया है। यानी कि इस साल जो भारत का टोटल डिफेंस बजट है उसका केवल 3.7% हम DRDO को दे रहे हैं और वेपन्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हो रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने डिफेंस बजट में तो 15% का इंक्रीज किया है, लेकिन DRDO को केवल 8.5% का इंक्रीज मिला है, जिसके कारण DRDO की टोटल परसेंटेज टर्म्स में गिरावट आ गई है। अब चलो ये तो क्लियर हो गया कि इस साल हम अपने डिफेंस बजट का 3.7% वेपन्स की R&D के ऊपर खर्च कर रहे हैं। एक छोटा सा अगर हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका अपने डिफेंस बजट का 10% से भी ज्यादा वेपन्स के R&D के ऊपर खर्च करता है। वहीं पर चाइना अपने डिफेंस बजट का 15% से भी ज्यादा अमाउंट डिफेंस वेपन्स के R&D के ऊपर खर्च करता है। यानी कि भारत इनसे बहुत ही ज्यादा पीछे है। अभी तो भारत की सेना मॉडर्नाइजेशन फेज में है, उल्टा भारत को इस समय वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट की रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अमेरिका और चाइना से ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है।
जब रिजल्ट नहीं आते या फिर इनका कोई टेस्ट फेल हो जाता है तो हम अपनी एजेंसी से काफी बार कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारी एजेंसीज बहुत ही लो बजट और बहुत ही टाइट रिसोर्सेज के साथ काम कर रही हैं। बाकी कंट्रीज के साथ हमें कंपेयर करें तो हम 3% के ऊपर आ गए हैं, जबकि वो 10 से 15% और 20% की R&D कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनमें ऑब्जर्वर बनने के लिए बांग्लादेश ने भारत को भी इन्वाइट किया है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत को इन्विटेशन भेज दिया है। हालांकि भारत किसी भी ऑफिशियल को भेजता है या फिर नहीं, अभी तक भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई फाइनल कॉल नहीं ली है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने अकेले भारत को ही ऑब्जर्वर के तौर पर इन्विटेशन भेजा है। भारत के साथ साथ टोटल 16 कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर इन्वाइट किया गया है। 16 देशों के साथ साथ 6 इंटरनेशनल बॉडीज और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के 32 इंडिविजुअल्स को भी इन्वाइट किया गया है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को इन्वाइट करके बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट दुनिया को ये मैसेज देना चाहती है कि हम ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष इलेक्शंस करवा रहे हैं, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को ही इलेक्शंस में हिस्सा लेने की परमिशन ही नहीं दी गई, अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया, तो ये इलेक्शंस कितने ही ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोलिंग के दौरान कई सारी कंट्रीज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को इनवाइट करती हैं और इनका रोल होता है वोटिंग प्रोसेस, काउंटिंग, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखना कि इलेक्शंस कितने फ्री और फेयर हो रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत अपने लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शंस में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ऑफिशियली इन्वाइट नहीं करता है। भारत का स्टैंड ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी फ्रेंडली कंट्रीज के डिप्लोमेट्स या फिर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के ऑफिशियल्स को भारत सरकार एक्सपोजर विजिट करने के लिए बुला लेती है, लेकिन उनका रोल ऑब्जर्वर जैसा नहीं होता है। वो सिर्फ भारत के इलेक्शन प्रोसेस को करीबी से समझने आते हैं, सर्टिफाई करने नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। ये न्यूज तो खैर आपको मिल गई होगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी के दिन भारत के साथ मैच को बॉयकॉट करेगी। अब इसके बाद ये डिबेट शुरू हो गई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन लेता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत का क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से भी एक फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के मैच बॉयकॉट करने के बाद भी भारत के क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि भारत तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा और पाकिस्तान वाले मैच के लिए भारत अपनी टीम को श्रीलंका भेजेगा। भारत की क्रिकेट टीम सारे आईसीसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए श्रीलंका जाएगी, वहां पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की जाएगी और साथ में इंडियन टीम समय के ऊपर स्टेडियम भी पहुंचेगी। 15 फरवरी के दिन भी सारे प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली फॉलो किए जाएंगे और वहां पर फिर जब तक मैच रेफरी ऑफिशियली मैच को कॉल ऑफ नहीं करते, यानी कि ऑन ग्राउंड मैच रेफरीज जब तक मैच को कैंसिल करने की आधिकारिक घोषणा नहीं कर लेते हैं, तब तक इंडियन क्रिकेट टीम स्टेडियम में ही प्रेजेंट रहेगी। एक बार मैच रेफरीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद इंडियन टीम ग्राउंड से वापस जाएगी। यानी कि आईसीसी और बीसीसीआई अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी भी तरह हो जाए और एंड मोमेंट तक ये कंट्रोवर्सी बनी रहेगी कि मैच होता है या फिर नहीं। कहने का मतलब है कि ये तमाशा और ड्रामा 15 फरवरी की रात तक ही चलता रहेगा। हो सकता है कि लाइव जियो हॉटस्टार के ऊपर भी ये सब देखने को मिले। वैसे पाकिस्तान की कोई इज्जत तो नहीं है, लेकिन ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि 15 फरवरी को पाकिस्तान अपनी टीम को भेजता है या फिर नहीं, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेनल्टीज की लिस्ट भेजेगा तो पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट से बदल भी सकता है। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अगर होता है तो आप ये मैच देखेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।